नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म फिट जॉब पर। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है आप सभी के लिए जनरल साइंस की क्लास है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूं और अनअकैडमी पे मेरी इंडियन एयरफोर्स नेवी की क्लासेस चल रही है आपकी साइंस की। जी हाँ दोस्तों, पहले की अनअकैडमी की क्लासेस मेरी जो है आपकी जनरल नॉलेज की क्लासेस रहती थी, लेकिन फाइनली जो है बच्चों ने कहा कि सर मुझे साइंस की भी क्लासेस आप ला कर दीजिए। तो आप सभी को जो है अनअकैडमी पर साइंस की क्लासेस अवेलेबल मैं करा चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, मैंने 6 अक्टूबर से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। मेरी पहली क्लास जो है आपकी जनरल साइंस की क्लास जो है वो हो चुकी है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो एक बार जाके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप विजिट करिए। वहाँ पर जो है आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है एयरफोर्स का। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय जो सिचुएशन है, ऐसे में जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आपका शिक्षा का एक ऑनलाइन माध्यम ही है, जिसके ज़रिए आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। एयरफोर्स का एग्ज़ाम जैसा कि पता है कि बहुत ही नज़दीक है और आप सभी को जो है प्रिपरेशन करने के लिए जो है आपको एक सही प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अवेलेबल करा रहा है। तो ज़रूर विजिट करिए अनअकैडमी पर। मेरी क्लासेस शाम को 4 से 5 होती है। आज भी मेरी क्लास है शाम को 4 से 5। तो ज़रूर विजिट करिए। 4 से 5 क्लास रहेगी मेरी शाम को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके पहले की क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे प्रोफाइल पे जाकर मुझे फॉलो करिए। उसके बाद जो है आपको मेरी पिछली क्लास भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। जैसा कि पता है आपको कि अनअकैडमी पर जो है आपको क्लासेस सेव्ड रहती है, आप कभी भी मेरी क्लास को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से जाइए और देखिए। मेरी जीके की सीरीज़ भी जो है उसी पे पड़ी होगी। जीके की सीरीज़ भी मैंने ले रखी है। जीके के पोर्शन जो है मैंने करवाए हैं। मैंने जो है टॉपिक वाइज जीके आप सभी को पढ़ाया है अनअकैडमी पर, ठीक है। तो एक बार ज़रूर विजिट करिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म जो है भारत का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो ज़रूर जाइए, विजिट करिए एक बार। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे-अच्छे जो है आपके एजुकेटर हैं, जैसे कि वहाँ पर राम स्वरूप सर हैं और साथ ही साथ मयंक सर हैं। तो ये जो टीचर्स हैं बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं। तो ज़रूर विजिट करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जल्दी से जाके विजिट करिए, ठीक है ना। और आज की क्लास यूट्यूब पे मैं जो है 10 क्वेश्चंस आप सभी के लिए जो है आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जनरल साइंस के। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और मैं बता दूं कि क्लासेस शाम को 4 से 5 जनरल साइंस की सीरीज चल रही है आपकी एयरफोर्स की। तो एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लासेस, कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो आके ज़रूर विजिट करिए और देखिए साथ में मिलकर, ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न आपका है कि जब गोली लक्ष्य पर लगती है तो कभी कभी चमक होती है। इसका जो आपको मैं बताऊं कि कहने का मतलब है, जब बुलेट किसी गन से फायर की जाती है, बुलेट को अपने गन से फायर की जाती है, तो फिर क्या होता है कि वो बुलेट जब अपने लक्ष्य पर लगता है, जो एम होता है जहाँ पर आपने गोली मारी हुई होती है, जब वो वहाँ पर टकराने वाला होता है या टकराता है, तब वहाँ पर आपको क्या होता है कि एक स्पार्क जैसा महसूस होता है। चमक कह सकते हैं, चिंगारी टाइप की कह सकते हैं, रोशनी टाइप की कह सकते हैं। तो एक चमक, एक स्पार्क वहाँ पर होता है। वो जो है किस कारण होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। 4 उसका ऑप्शन है। गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण, जोरदार धमाके के कारण, दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो चमक होती है, जो आपकी बुलेट जब किसी एम पर लगती है, और ये जो चमक होती है वो जो है उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपका गतिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा होती है आपकी, जो अब जब ऊष्मा ऊर्जा में जो बदल जाती है, उसी के कारण क्या होता है आपका जो है जो स्पार्क होता है वो पैदा होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि गतिज ऊर्जा जो होती है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बेसिकली बोलते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर का सूत्र है, याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। और ये जब परिवर्तित होता है किसमें? हीट एनर्जी में, तब जाके इसमें जो है कि स्पार्क पैदा होता है, चमक महसूस होता है। आप सभी को समझ में आ गया? आप सभी को ना। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। और दोस्त, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, क्लासेस जो है अनअकैडमी की बहुत ही अच्छी चल रही है। मेरी सीरीज़ है और इसमें जो है आपको बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि फिजिक्स सेक्शन से हैं। पता होगा कि एयरफोर्स में फिजिक्स का बहुत ज़्यादा मास्टर रोल होता है। साइंस के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नेवी में जो है फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपकी एग्जामिनेशंस में। जो आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है। नवंबर में आपके एग्ज़ाम होने हैं, अक्टूबर में आपके एडमिट कार्ड आ
जाएंगे। तो सभी लोग रेडी हो जाइए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। तो 1 महीने जो है आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। मैं जितनी सीरीज़ लेके आऊँगा 20 क्लासेस मेरी रहेंगी एयरफोर्स की, वो भी साइंस की। तो आइए और क्लास को अटेंड करिए। जितने क्वेश्चंस मैं आप सभी को करा रहा हूँ ज़रूर से ज़रूर उस क्वेश्चंस को कर लीजिए, सॉल्व करिए, अपने पास कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है ना। तो ज़रूर विजिट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अनअकैडमी की क्लास की। तो जल्दी जाइए, विजिट करिए आप सभी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार, आभासी कह सकते हैं जिसको इमेजिन किया गया है, ठीक है, या फिर इमेजिनरी कह सकते हैं, इमेजिनरी वेट, ठीक है, इसके वास्तविक भार से कम होगा, जो एक्चुअल वेट है उसका उससे कम होगा। जबकि लिफ्ट मतलब कि ऐसा कौन सा कंडीशन जो है फॉलो होगा तब मनुष्य का जो एक्चुअल वेट है, ठीक है, जो भी मनुष्य है उसका एक्चुअल वेट, मान लीजिए किसी मनुष्य का एक्चुअल वेट है 60 केजी, जो रियल वेट है 60 केजी का वो आदमी है, और ऐसा कौन सा कंडीशन लिफ्ट में फॉलो कराया जाए जिसके कारण जो उसका एक्चुअल वेट है 60 केजी है उससे कम उसको महसूस होने लगे, 60 केजी से उसको कम महसूस होने लगे, भारहीनता का उसको जो है अनुभव हो। ऐसा क्या कौन सा सिचुएशन है? 4 ऑप्शन है आपके नीचे देख सकते हैं। ऊपर की ओर त्वरण से जा रही हो, नीचे की ओर समान वेग से आ रही हो, ऊपर की ओर समान त्वरण से जा रही हो, या नीचे की ओर समान त्वरण से आ रही हो। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका नीचे की ओर समान त्वरण से आ रही हो। समझ में आ गया आप सभी को? नीचे की ओर समान त्वरण से आ रही हो, इसका जो सही जवाब होगा वो ये होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से, मतलब कि जो उसकी स्पीड है वो ना घटे ना बढ़े, एक एक बराबर वेट रहे, मतलब बराबर स्पीड रहे, जैसे कि अगर मान लीजिए 4 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है तो उसी स्पीड से वो जो है अपना नीचे आए, ठीक है, उसी वेट से उसी स्पीड से नीचे आए, समान वेग होना चाहिए पहली बात तो, नीचे आ रही हो, ठीक है, तब उस मनुष्य को जो उसके अंदर बैठा हो लिफ्ट के अंदर उसको भारहीनता महसूस होगा, एक्चुअल वेट से उसका आभासी भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी को, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ज़रूर जाइए, विजिट करिए। अनअकैडमी जो है आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है ताकि आप प्रिपरेशन जारी रख सकें इस कोविड-19 की सिचुएशन में। आप जो है अनअकैडमी पर बेस्ट एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जाइए विजिट करिए एक बार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है ना। क्या कारण है कि एक लोहे की छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि पारे में तैरती है? जो लोहे की छोटी सी कील होती है, ठीक है, छोटा कील मान लीजिए आप उसको, कील मतलब नेल जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, वो जो है पानी में डूब जाती है, पानी में जब गिराइएगा वो अंदर पानी के अंदर चला जाएगा। लेकिन जो पारा होता है जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, उसमें कील को छोड़िएगा तो कील जो है सतह पर तैरता रहता है। क्या कारण है इसका, देख लेते हैं। पारे का घनत्व पानी से अधिक होता है, पानी कील को गीला कर देता है, पानी पारदर्शक होता है, मतलब पारदर्शक का मतलब जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस है आपके स्क्रीन पर। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा डायनेस्टी को लेकर। जो आपकी डायनेस्टी होती है आपकी, जिसको हम लोग घनत्व बोलते हैं, इसी के कारण जो है कील जो है पारे पे तैरता है और जो है आपका पानी में डूब जाता है। ये रीज़न होता है, याद रखिएगा, घनत्व का बहुत ज़्यादा महत्व है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछता है एग्जामिनेशंस में, ठीक है ना। तो ज़रूर विजिट का जो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते रहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है वहाँ पर भी मिलेंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो जाइए एक बार विजिट करिए एक बार, ठीक है ना। अगला है कि एक लिफ्ट का द्रव्यमान वेट मास, ठीक है, 100 किलोग्राम है। एक लिफ्ट का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, ठीक है। लिफ्ट का जो वजन है वो कितना है, 100 किलोग्राम है। यदि वह स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही हो, यानी कि वो फ्रीली नीचे गिर रहा हो, फ्री एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नीचे आने दो उसको, काट दो तार ऊपर से, केबल को ऊपर से काट दिया आपने और वो फ्रीली नीचे गिर रहा हो, तो उसमें रखे 100 किलोग्राम के पिंड का भार होगा। यानी कि जो 100 किलोग्राम पिंड जो लिफ्ट के अंदर, पिंड मतलब कोई वेट मान लीजिए, कोई मास मान लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, वो जो लिफ्ट के अंदर रखा है उसका भार क्या होगा जब लिफ्ट का तार आप ऊपर से काट देते हैं। तो ऐसा होता है, देखिए G=10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप मानना होगा आपको, जी, ठीक है ना, ग्रेविटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर जो है आपको बता दूं मैं,
यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस है 1000 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 100 किलोग्राम या शून्य। तो मैं आपको बता दूँ, कहीं भी ऐसा प्रश्न पूछे जिसमें बता दे कि कोई लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिर रहा हो। स्वतंत्रता पूर्वक क्या होता है? जहाँ पर उसको कोई तरीके का बल, बाह्य बल नहीं लग रहा हो, वो फ्रीली नीचे गिर रहा हो, ठीक? तब उसमें जब भी बता दे कि ऐसा देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि एक लिफ्ट की तार ऊपर से काट दी जाए तो उसमें रखे 100 किलोग्राम पिंड का वजन क्या होगा? तो उसमें आपको हमेशा से क्या लगाना है? शून्य लगाना है। या बोल दे कि वह स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रहा हो, इसका मतलब कि ऊपर से तार टूट चुका है, फ्रीली नीचे गिर रहा है, उसको कोई और रोकने वाला नहीं है। तब उसमें रखे ऑब्जेक्ट का भार क्या होगा? शून्य होगा। उसको भारहीनता महसूस होगा, हल्का महसूस होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कुछ वेट है, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपका शून्य हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु का वेग, यहाँ पर दे रखा है, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका जो है दोस्त, इसमें थोड़ा सा जो है आपको टिपिकल टाइप का है, तो मैं इसको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 4 गुनी, ठीक है ना? 4 गुनी। इसको मैंने जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सॉल्व करवाया है, तो एक बार विजिट करिए क्लास, ठीक है ना? क्लास मेरी ओल्ड क्लास की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो है, मैं जो आज की क्लास की लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके विजिट करिएगा, वहाँ पर मेरी पिछली भी क्लास वहाँ पर होगी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना? ये क्वेश्चंस मैंने कराए हैं अनअकैडमी पे, तो एक बार जाके इसको सॉल्व जैसे मैंने कराया तो देख सकते हैं आप, ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 गुनी, ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं। एक हार्स पावर के वाट होते हैं, मतलब कि यहाँ पर प्रश्न है आपका कि एक हार्स पावर जो होता है वो कितने वाट का होता है? तो 746 वाट आपको ध्यान रखना है, 746, ठीक है ना? अगला हम लोग देख लेते हैं। घड़ी की चाबी भरने से उसमें ऊर्जा संचित होती है। जब घड़ी होती है, जो आपकी वॉच होती है, उसमें जो एक चाबी लगा मार जो होती है छोटी छोटी, जिसको हम लोग बोलते हैं चाबी भरना, आपने पुरानी घड़ी देखी होगी, तो उसमें कौन सी जो है ऊर्जा संचित होती है? आज भी जो है आपके बहुत सारे वॉच हैं जिसमें चाबियाँ होती हैं, जिसमें बैटरी नहीं लगता है, ठीक है? वो घड़ी अपने आप चलती रहती है, बस आपको समय समय पर उसमें चाबी भरना होता है, ठीक है ना? तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? आपकी स्थितिज ऊर्जा जो है उसका मैं इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, जो है बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है एमजीएच बोलेंगे, ठीक है ना? अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, सरल आवर्त गति में किसका मान स्थिर नहीं रहता है? ठीक है ना? तो सरल आवर्त गति जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, किसका मान स्थिर नहीं रहता है? तो याद रखिए कि ये जो आपका पेंडुलम है, ये अपने पेंडुलम, आपने किसी बेस से जुड़ा होता है पेंडुलम, अब ये सरल आवर्त गति कर रहा है आपका, इधर से इधर, इधर से इधर जा रहा है, तो इसमें क्या चीज़ समान नहीं रहता है, जिसका किसका मान स्थिर नहीं रहता है? तो याद रखिए कि वेग का मान जो है स्थिर नहीं रहता है। अब मान लीजिए आपने इसको यहाँ से छोड़ा, तो अभी इसका वेट मतलब इसका जो वेग है थोड़ा दूसरा है, फिर धीरे 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 करते 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 इसका आयाम छोटा हो जाता है, छोटा होते 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 एक बार अपने आप आके वो रुक जाता है, तो इसका वेग क्या हो रहा है? बार बार बदल रहा है, तो वेग जो है स्थिर नहीं रहता है, आपको यह ध्यान रखना है। अगला हम लोग देख लेते हैं, द्रवों की श्यानता का कारण क्या है? तो द्रवों की जो श्यानता, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कासिटी, तो द्रव की जो श्यानता होती है उसका जो आपका मेन कारण है वो है आपका ससंजक बल होता है, ठीक है ना? इसमें ससंजक बल होता है, ठीक है? ये आपको रखना है। कोहेसिव फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव, और एडहेसिव फोर्स आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं कोहेसिव, ठीक है? थोड़ा स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो उसमें आप ऑब्जेक्ट मत करिएगा, ठीक है? एक होता है एडहेसिव, ADHESIEVE, ठीक है? ये एडहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, ये दो फोर्सेस होते हैं, जिसको बोलते हैं संसंजक बल, और एक को बोलते हैं एडहेसिव को बोलते हैं असंजक बल, ठीक है ना? तो कोहेसिव फोर्स के कारण द्रवों में श्यानता होती है, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर है, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कम या अधिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए, जो वोल्ट कम और ज़्यादा करने के लिए सबसे बड़ी बात याद रखनी है, कभी कभी आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि बिजली को उच्च तथा निम्न
में बदलना, इसका मेन काम होता है। ट्रांसफर को ट्रांसफार्मर कहाँ प्रयोग होता है? हाई वोल्टेज को लो में और लो वोल्टेज को हाई में बदलने का जो मुख्य कार्य काम करता है, कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। तो ट्रांसफार्मर आपको ध्यान रखना है, कम या अधिक याद दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ट्रांसफार्मर का काम है कम या अधिक करना, ठीक है ना, वोल्टेज को। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। किसी बंद कमरे में पंखा चलाने से कमरे का ताप क्या होगा? ठीक है ना। तो याद रखिए कि किसी बंद कमरे में अगर आप पंखा चला देते हैं तो हमेशा ताप क्या हो जाएगा? हमेशा ताप जो है बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, बढ़ेगा ताप। क्यों बढ़ेगा? कमरा बंद रहेगा, हवा का मॉलिक्यूल उसी के अंदर रहेगा। जैसे ही आप पंखा चलाइएगा तो एयर में क्या होता है? डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। और जब डिस्टर्बेंस पैदा होता है तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में टकराते हैं, और जब घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है उसके अंदर, तब क्या होती है? उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और आप दो लकड़ियों को साथ में घिसिए तो क्या होगा? उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? ऐसे ही जब एयर के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, घर्षण करते हैं, तो उसमें क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो है वहाँ पर ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए फिलहाल आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और मेरी अनअकैडमी की क्लास आप सभी आज शाम को 4 बजे है, तो ज़रूर विजिट करिए। इस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा, तो आइए विजिट करिए, देखिए। क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।